तो भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। ये लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं जो अपना कोर्स है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट तो पढ़ाया है, एक लेक्चर हो चुका ऑलरेडी। उसमें मैंने आपको फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम जो एक एग्रोनॉमी का कोर्स है, ठीक है। मैं बेसिकली आपका एग्रोनॉमी के साथ ही डील करने वाला हूँ। तो हमने उस कोर्स के अंदर क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और वो कोर्स क्यों पढ़ना है, वो तमाम प्रकार की चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। और आई थिंक आप लोगों की वो सारी चीजें क्लियर भी हुई होगी कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिलीव करना मेरे ऊपर। मैं एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल की चीजें आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हम धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी ऑनलाइन आपको लाइव मोड में स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो किसी भी बच्चे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोगों को पढ़ना है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ये जो बच्चे अपना जो कोर्स है इसका नाम है बेसिकली फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। बेसिक मीनिंग आप लोगों को मैं बताऊं तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर अपने को पहले तो इंट्रोडक्टरी एक जो क्लास है, एक दो क्लास है, ठीक है, उनमें अपने को एग्रीकल्चर का समझना है कि भाई एग्रीकल्चर का इंडिया के अंदर अभी क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। उनके बारे में चढ़ेंगे, मतलब आगे धीरे धीरे चल के जानेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर का क्या अचीवमेंट्स है, ठीक है, क्या एस्पिरेशन मतलब क्या आकांक्षाएं हैं, ठीक है, और क्या क्या उनके लैंडमार्क्स अचीवमेंट्स हैं वो इंडियन एग्रीकल्चर ने हासिल कर रखे हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में रिसर्च में अपना क्या पोजीशन है, प्रोडक्शन के अंदर अपना क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर है क्या, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे धीरे धीरे इस चीज का हमने शुरुआत करके फसलें उगाना शुरू किया था, फसलों के बाद मतलब पशुपालन भी शुरू किया था, उसके अलावा एलाइड एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी हमने शुरुआत की थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, धीरे धीरे हमने कैसे शुरुआत की थी, इन सब चीजों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम स्टार्ट होते ही अपने को भाई कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेशन ही पढ़ते हैं, लेकिन डेफिनेशन तक हम दो लेक्चर बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि दो लेक्चर पे पहले हमने क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि इंडियन एग्रीकल्चर के क्या अचीवमेंट है। वो आपको सिर्फ इस कोर्स के लिए ही नहीं, हर जगह काम आने वाले हैं। हर जगह ये डाटा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये काम आने वाले हैं। तो एक बार आपको जनरल एग्रीकल्चर के वे में इस चीज को समझना है। हालांकि ये क्वेश्चंस आपको बेसिकली यहाँ से पूछे जाते हैं, वो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम से ही पूछे जाते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो अपना पार्ट है इसको मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। बेसिकली हम चार वे में पढ़ेंगे। कितने वे में? चार वे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। उसके बाद में एग्रीकल्चर है क्या, ठीक है, कहां से शुरुआत हुई थी, क्या क्या अपने को इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर का रिसर्च के अंदर क्या स्टेटस है, फिर एग्रीकल्चर का क्या क्या लैंडमार्क्स अचीवमेंट है, उनके बारे में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत करते हैं, जहां पे मैं बायलैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूँ। कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम से भी है तो किसी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर बिगिन अराउंड 11,000 ईयर एगो। देखो, आज से लगभग 11,000 साल पहले एग्रीकल्चर का स्टार्ट, ना कि 11 साल, ठीक है, 11,000 साल पहले एग्रीकल्चर विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड अर्ली प्लांट कल्टीवेशन। आप लोगों को थोड़ा मैं बता देता हूं डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ था। 10,000 सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन हुआ था डॉग का। आई थिंक ये चीज तुम जानते हो, डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी वाइल्ड स्पीसीज है उनको कल्टीवेटेड वे में लेके आना, ठीक है, वो आपका एक डोमेस्टिकेशन है। 10,000 साल पहले, सबसे पहले मैं आप थोड़ा पीछे जाता हूं इवोल्यूएशन वाले चैप्टर में। बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो उनको आइडिया होगा, जो थोड़े मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो उनको आइडिया नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि भाई रामापिथेकस है, ऑस्ट्रियोपिथेकस है, होमोपिथेकस बहुत बाद में आया। होमोसेपियंस आप पढ़ रहे हैं ना, कितना इवोल्यूएशन हुआ था। पहले आप लोगों को पता है जानवर होते थे, फिर धीरे धीरे बंदर बने, लंगूर बने, फिर आदमी बने, आदमी खड़े होने लगे, और होमोसेपियंस जो लास्ट में आया, इरेक्टस और होमोसेपियंस दो लास्ट की स्पीशीज है, ठीक है। इरेक्टस में लोगों को खड़ा होने के बारे में पता चल गया, कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, क्या खाना पीना, तो कोई आइडिया नहीं था। और होमोसेपियंस का मतलब होता है उनके अंदर नॉलेज आ गई, उनके अंदर समझ आ गई कि अपने को करना क्या है। समझे मेरी बात को? होमोसेपियंस, अभी जो हम जिस
युग के अंदर आ रहे हैं, या फिर अपना जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस, मतलब अपने को समझ है भाई। तो धीरे धीरे क्या किया था लोगों ने, पहले मारना शुरू किया पशुओं को, और जो भी वृक्ष वगैरह दिखते थे उनकी छाल वगैरह खा के अपना जीवन यापन करना शुरू किया था। लेकिन उनको एक टाइम पे लगा था कि यार ऐसे काम चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले डॉग का डोमेस्टिकेशन किया था, जो था आपका 10,000 साल पहले। सबसे पहले अगर पूछा जाए किसका डोमेस्टिकेशन हुआ था, वो आपका बेसिकली डॉग का हुआ था। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सब मतलब जो हम बेसिकली जो जानवर पालते हैं अपने पर्पज के लिए, उनमें सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुआ था, वो हुआ था सीप का। कब हुआ था? 8700 बीपी। यहां बीपी का मतलब होता बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से 8700 साल पहले भेड़ पालना शुरू किया था। उसके बाद में हमने गोट पालना शुरू किया था, वो लगभग आपका 7700 बीसी में था। फिर हम लोगों ने ये पालना शुरू किया, दूध दही के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ से दूध का आइडिया हुआ था, मांस वगैरह लोग खाने लगे थे, दूध का तो आइडिया नहीं था, इवनली यहाँ पे मांस का लोगों को आइडिया था। फिर उन्होंने क्या किया था, वीट, जिसको आप बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टाइवम, एंड बार्ले, ये आपका होर्डियम वल्गेयर, ये बॉटनिकल नाम है। वीट और बार्ले, गेहूं और जौ की सबसे पहले उन्होंने क्या की थी, खेती करनी शुरू की थी, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था। वो कब हुआ था? 7500 बीसी में। आज से लगभग 7500 साल पहले क्या हुआ था, वीट और बार्ले का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। ठीक है, फिर लोगों को धीरे 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 समझ आती गई, उसके बाद में मक्का बोना शुरू किया और भी क्रॉप लगाने शुरू की। और लगभग 1600 के समथिंग, जो 16वीं शताब्दी थी, उनके अंदर पुर्तगाली आए थे भारत, उन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद में धीरे 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 करके तमाम प्रकार की, अभी हम आगे पढ़ेंगे, डाटा ही पढ़ेंगे कितनी क्रॉप्स इंडिया के अंदर लगाई जाती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग स्टेट में लोकल क्रॉप्स लगाई जाती है, उनका कैसे डोमेस्टिकेशन हुआ था। बेसिकली मेरा डोमेस्टिकेशन मीनिंग बताने का मतलब यही था कि अपना जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ था आज से लगभग 11,000 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हमने डोमेस्टिकेशन जब स्टार्ट किया था वो हुआ था आज से लगभग 10,000 साल पहले। उसके बाद में हमने जो एनिमल, जो लाइव स्टॉक के अंदर अपना डोमेस्टिकेशन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 8,700 साल पहले, वो हुआ था सबसे पहले डॉग का। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, धीरे धीरे करके गोट, और उसके बाद में क्रॉप्स की बात करूं, क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है बेसिकली कि अपने पास में जितनी भी जो क्रॉप्स है, सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किस क्रॉप का हुआ था, वो आपका व्हीट और बार्ले है। ठीक है, अगर व्हीट और बार्ले दोनों साथ में आए तो उस कंडीशन में बार्ले फर्स्ट आता है, क्योंकि हुआ एक ही साल में था लेकिन थोड़ा सा बार्ले का पहले हो गया था। उसके बाद में व्हीट का इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि व्हीट और बार्ले की क्रॉप है ऑलमोस्ट आप लोगों को सिमिलर देखने को मिलेगी। गॉट इट? उसके बाद में हमने धीरे धीरे मक्का की खेती करनी शुरू की थी। फिर धीरे धीरे हमने पल्सेज में गए थे, फिर लोगों को धीरे धीरे पता चला तो औजार बनाने शुरू किए थे जिनसे खेती हम कर सकते हैं। ऐसे करके अपना एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हुआ था, यहां से अपनी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी। मैं एक बेसिक लेक्चर आप लोगों के लिए जनरल एग्रीकल्चर सिलेबस वाले फोल्डर में अपलोड करूंगा, वहां पे आप लोगों को पढ़ना है कि एग्रीकल्चर क्या है, डेफिनेशन क्या है, किस भाषा का वर्ड है, कहां से लिया गया है, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। उसमें मैंने बहुत सारी अच्छे से चीजें समझाई थी। ठीक है, वो लेक्चर आप सबके लिए, सारे कोर्स जो भी पढ़ोगे उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जैसे भाई एंटोमोलॉजी पढ़ोगे, लेकिन एंटोमोलॉजी है क्या, वो चीजें मैंने बताई है, सब चीजें बताई है। जितनी भी जो एग्रीकल्चर और एलाइड ब्रांचेस के बारे में आप लोग पढ़ोगे वो सारी उस चीज के अंदर मेंशन है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक अगर आप चीजें समझे तो मैं आगे बढ़ता, है ना। चलो आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा रेस्पॉन्ड करते जाना अगर चीजें समझ में आ रहा है। तो 11,000 साल पहले शुरुआत हुई थी डोमेस्टिकेशन, कहां से हुई थी, एनिमल्स एंड अर्ली प्लांट कल्टीवेशन। उसके बाद में जो आपका एंशिएंट टेक्स्ट था उनमें क्या हुआ था, जो आपको बताया ना पुराने टाइम में अपना वेद था, उपन्यास था, रामायण था, महाभारत था, कृषि परंपरा था, ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं इनके वृक्षायुर्वेद था। ठीक है, इन सब के अंदर धीरे धीरे क्या किया था, मेंशन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब इन सब के अंदर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नाम मेंशन था, इनमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो स्टार्ट हुई थी। ये चीजें पढ़नी, पहले एक कोर्स चलता था 5th दिन कमेटी के अंदर एग्रीकल्चरल हेरिटेज का, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ाई जाती थी।
और इसमें अलग अलग पूछा जाता था, वेदास में क्या हुआ था, उपन्यास में क्या हुआ था, रामायण में एग्रीकल्चर के बारे में क्या किया गया। हालांकि अभी अपने को इतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो पूरा हिस्ट्री टाइप है और वो ना आप लोगों का कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो पूछे जाते हैं मैं सारी चीज कवर करूंगा, बिलीव करना, क्योंकि मैं सारी चीजों को समझ चुका हूँ। सिर्फ एक ही बुक के ऊपर नहीं, मैं आप लोगों को बुक बताऊंगा तो आप लोगों को खुद को लग जाएगा कि कितनी बुकों के हमारे पास में, कितनी पीडीएफ का सोर्स होके इकट्ठा होके लास्ट में आप लोगों के पास में आता है। तो यही चीजें अपने को पढ़नी है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर में तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा एग्रीकल्चर का डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, तो मुझे पता है कि मैंने जो चीजें बताई है उनसे आप 3 पेज भर दोगे। समझ गए ना, कैसे कुत्ता पालना शुरू किया था, कैसे डॉग पालना, वो उसके बाद में आपका भेड़ पालना कैसे शुरू किया था, गोट कैसे हुआ था, व्हीट बार्ले का इवोल्यूशन कैसा, ये मुझे पता है, तुम भर दोगे। ठीक है, ह्यूमन को पहले समझनी थी, उनसे पहले जो भी मैंने इवोल्यूशन के पॉइंट बताए, आई थिंक ये आप लिख दोगे। लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चंस आप लोगों को एमसीक्यूज बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं ना, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी थी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हम अगले पॉइंट्स में बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द मानसून डिपेंडेंट। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड एंड आपका वल्नरेबल। इसमें क्या था आप लोगों को मैं थोड़ा इसमें समझा देता हूं। फ्रीक्वेंट फेमाइन ड्यू टू मॉनसून फेलियर caused over 30 million deaths between the 18 to अर्ली 20th सेंचुरी। मतलब 18वीं से 20वीं शताब्दी तक की मैं बात करूं तो उनमें लगभग 30 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। किसकी वजह से? क्योंकि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, 1947 से पहले की बात है, वहां पे आपको पता है ना, भारतीय मानसून को कृषि का जुआ कहते हैं। आप लोगों को ये वर्ड बता देता हूं। ठीक है, ये जो अपना मानसून है ना, इंडियन मानसून को क्या कहते हैं भाई? कृषि का जुआ कहते हैं, कृषि का जुआ। अब आप लोग सोचोगे सर जुआ कैसे? अब आपको पता है भाई, जुआ आप लोग खेलोगे, आपको क्या गारंटी है आप जीतोगे या हारोगे? कोई गारंटी नहीं है ना। तो वही चीज थी कि भाई एग्रीकल्चर में आपने क्रॉप लगा दी, लेकिन बारिश का कोई पता नहीं है भाई, बारिश होगी या नहीं होगी। आपकी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बारिश हुई, उसके बाद में बारिश नहीं हुई, तो क्या क्रॉप वहां पे आपको प्रोडक्शन देगी? इसका जवाब आता नहीं। चाहे कितनी भी सॉइल फर्टाइल है, आपकी कितनी भी सॉइल की फर्टिलिटी है, लेकिन जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और सीधी चीज है भाई, जो हार्ट होता है क्रॉप का, जीने का जो जरिया होता है वो पानी के द्वारा चलता है। यू नो कि आप कितने दिन पानी के बिना रह सकते हो, समझते हो ना? तो ये चीजों की जरूरत होती है। तो यहां से कहने का मतलब यही है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, भारत पूरा का पूरा प्री इंडिपेंडेंट का मतलब है जब भारत आजादी, उनसे पहले पूरा मानसून के ऊपर डिपेंडेंट था। और मानसून आपका अनऑर्गेनाइज्ड था, कोई इसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो धीरे 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 करके आपको 5 दिन के अंतराल में, 10 दिन के अंतराल में, 15 दिन के अंतराल में पानी देगा। नहीं, ये बोल रहा था फ्रीक्वेंट फेमाइन आने लगे थे। मतलब बारिश आज हुआ, हो गया अगले 3 महीने बाद में, हो गया 2 साल में भी नहीं हुआ, तो उनकी वजह से अकाल पड़ने शुरू हो गए थे, फेमाइन आना शुरू हो गया था। आपने कभी अपने घर वालों से सुना होगा, उन्होंने बताया था तेरा जब जन्म हुआ था उस टाइम बहुत अकाल पड़ा था, खाने के वो खाने का दाना नहीं था, ऐसी सिचुएशन भी मतलब नॉर्मली अब आप लोगों के या हमारे लोगों के जमाने में नहीं है। ठीक है, हम तो साथ के ही है, हमारे में नहीं है। नॉर्मली ऐसा कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हो जाता था, बट इवन मैं बात करूं आपकी 1900 से पहले की, तो वहां एक ऐसा टाइम आ गया था कि लोगों को जो पेड़ों की छाल होती है ना, वो खाने तक को नहीं मिल रही थी, वो सिचुएशन था। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे पढ़ाऊंगा। इसमें अपना जो इंडियन एग्रीकल्चर है इतना डेवलप हुआ था। मैं बात करूं यहाँ पे 1950 से पहले की, तो हाँ यहाँ पे अपने पास में दानों की स्कार्सिटी थी। ठीक है, समझ रहे हो ना कि भाई इतनी ज्यादा कमी थी जिनकी वजह से लोग भूखे मर रहे थे। और धीरे धीरे जब हमारी 1966 1967 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उस टाइम क्या हुआ मेरे भाई कि अपने को खाने के लिए अनाज मिलने लगा था, थोड़ा थोड़ा लोगों को अनाज की पूर्ति होने लगी। लेकिन बात करूं मैं 2000 की, तो 2000 में अपने पास में अनाज की प्रॉपरली पूर्ति होने लग गई, और 2000 के बाद में और 2010 तक अपने पास में जो फूड था वो सरप्लस होने लग गया। मतलब अपने पास में कोविड जैसी महामारी आने के बाद भी इतना अनाज था, सारी चीजें प्रभावित हो गई, पूरी देश की एक भी चीज ऐसी नहीं थी
जो नहीं हिली, सब चीजें हिल चुकी थी, लेकिन एकमात्र ऐसा प्रोफेशन था एग्रीकल्चर जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अपन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद में डे बाय डे कितना इंप्रूवमेंट किया था। एज यू नो कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है इंडिया का। मैं आपको एक थोड़ा बताऊं, हिस्ट्री कह सकते हैं या आपका ग्लांस बताऊं, तो आपको पता है 140 करोड़ अपने पास में क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। और एरिया, जब 20 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम भी 328.9 मिलियन हेक्टेयर भी था, और आज भी इतना ही है। हो सकता है ये डे बाय डे आपका कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, ऐसा कैसे, लैंड कम कैसे हो रही है? पाकिस्तान वाले लेके जा रहे हैं क्या? चाइना खींच रहा है क्या? वो अलग मुद्दा है, ठीक है। उन पोरकियों की हिम्मत नहीं कि अपने से जमीन ले, लेकिन है क्या ना, ये जो जमीन है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जा रही है, जिनकी वजह से आपका जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, उनको करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। उनके लिए लैंड डे बाय डे कम होती जा रही है। पहले आपने देखा होगा 150 मिलियन हेक्टेयर के समथिंग थी, धीरे धीरे 142 आ गई, उससे भी कम हो गई। अब आप पढ़ोगे तो नेट इरिगेटेड एरिया में कितना एरिया आ रहा है, 160 मिलियन है, बहुत कम, ठीक है ना। और प्योर नेट इरिगेटेड एरिया तो आपका 90 मिलियन हेक्टेयर से भी कम हो चुका है। ये आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अभी ज्यादा सोचना नहीं है, अभी मैंने थोड़ा ओवरव्यू बताया कि इसमें अपने को क्या पढ़ना है, समझ रहे हो। अब मेरी बात को समझना। अब भाई अपने पास में पॉपुलेशन तो डे बाय डे बढ़ रही है, अपना जो पहले प्रोडक्शन होता था उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो नहीं हो रहा है। अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, ठीक है। हाईटेक एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, लोगों ने घर की छतों के ऊपर प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया, वहां से अपनी इनकम जनरेट शुरू कर दी है। यू नो कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर के अंदर हो रहा है, और कम से कम लैंड पे कितना ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा रहा है। यही चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला था कि अपने एग्रीकल्चर की शुरुआत जब हुई थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, ठीक है ना। जो पाकिस्तानियों के लिए एक वो डायलॉग अभी भी चल रहा है कि खाने को अनाज नहीं है, पहनने को पजामा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, वो वाला सिचुएशन एक बार अपना भी था। लेकिन अब इंडियन एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि अगर मैं बोल रहा हूं 50 साल तक अकाल भी पड़े ना तो अपने पास में खाने की कमी नहीं आएगी, इतना तो मैं श्योरिटी आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को पता है राशन के अंदर 2 रुपए से 3 रुपए केजी से आप लोगों को अनाज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अपना अनाज अपने देश से बाहर ना जाए। जो चीजें एक्सपोर्ट करनी होती वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जिनकी जरूरत होती है वो लेके भी आते हैं, लेकिन अनाज अपने देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने ही देश के किसानों के द्वारा उगाया गया अनाज अपने ही देश के लोगों के लिए रहना चाहिए। यही मतलब है कि 2 रुपए से 3 रुपए से आपको गेहूं और चावल मिल रहा है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, आपको समझने में बहुत चीजें इजी हो जाती है ना। चलो, अरे मैं सही पढ़ा रहा हूं भाई, बता देना। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है ना कि सर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हो, तो मैं स्पीड से भी पढ़ा दूंगा। सारी चीजें एकदम सही चल रही है ना, अपने को कहीं भागना नहीं है। स्टार्टिंग में मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको लेके आऊंगा एक ट्रैक पे, तब आपको लगेगा कि हाँ एग्रीकल्चर है क्या, और फिर ऑन द ट्रैक अपनी लाइन पे गाड़ी आ जाएगी, तो फिर हम 1 नाइट में भी सिलेबस कर सकते हैं अपना। एक टाइम ऐसा आएगा, है ना। बता दो आप लोग किस हिसाब से चलना चाहते हो। डन डन, गुड, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं ना। ओके बेटा, ओके। चलो, आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर बिकम ए नेशनल प्रोडक्ट। Nehru said everything can wait but not agriculture, and Gandhi emphasized, ये क्या बोला, food as a divine for the hungry. The Grow More Food campaign started in 1947. बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। राजस्थान लेवल का एक पेपर होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट करके, जो 12वीं लेवल का, जो अभी तुमने सीयूईटी दिया था इंडिया लेवल का, वैसे ही पहले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सब कुछ इंतजार कर सकता है शिवाय कृषि के, यही स्टेटमेंट था
एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, सब कुछ इंतजार कर सकता है शिवाय कृषि के। ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी ने क्या बोला था कि भूखों के लिए अगर उनको भोजन मिल जाए ना, वो ईश्वर का रूप होता है, भगवान मिल गए। भाई तुम भूखे मर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, तुम तड़प रहे हो, अगर तुम्हें भोजन मिलेगा तुम तो ऐसे ही समझोगे ना कि हमें भगवान मिल गए। तो यही उन्होंने कहा था कि फूड एज आपका डिवाइन फॉर दी हंग्री। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट चला था जो आपका था ग्रो मोर फूड, ठीक है। यहां से आपका ग्रो मोर फूड था अभियान शुरू किया था। उसके बाद में धीरे 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 करके अपना एग्रीकल्चर के अंदर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी कि आज हम इस स्टैंडर्ड पे सिचुएटेड है, यू नो। तो यही है कि स्वतंत्रता के बाद कृषि को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई, ठीक है, नेशनल प्रायोरिटी दी गई थी। और नेहरू जी ने कहा था कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन कृषि नहीं। और गांधी जी ने भूखों के लिए भोजन को ईश्वर का रूप बताया था, ठीक है। 1947 में ग्रो मोर फूड अभियान शुरू हुआ था। तो ये दो स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखने हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट आप लोगों को ग्रो मोर फूड का काफी बार पूछा गया है, कैंपेन कब चला था, तो इसके बारे में, अभियान के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता कर लेना है। ये जो भी आपको फर्स्ट इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप लोगों के कोई भी एग्जाम के अंदर कि आपको फर्स्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में लिखना है और एक आपका प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि पहले क्या हुआ था और अभी क्या है। समझ रहे हो ना? वही चीज आपको लिखनी है 1947 से पहले क्या क्या हुआ था, कौन कौन से लैंडमार्क्स अचीवमेंट किस किस ईयर में हुए थे। ये सारी हिस्ट्री के पॉइंट्स, जो अचीवमेंट्स के पॉइंट्स, पूरा आप हिस्ट्री के भी नहीं कह सकते, लैंडमार्क्स अचीवमेंट्स के जो पॉइंट्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे इस लेक्चर में। ये 60 पेज की जो मैंने पीडीएफ बनाई है, इसको सिर्फ इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, इसमें आपका पूरा एग्रीकल्चर कहां से शुरू हुआ था, क्या क्या इस एग्रीकल्चर में आज तक हो चुका है, ये सारी चीजें मैं इस लोग आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। चलो आगे मैं बात करता हूं। आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन rose from 51 million ton 1950 to 51 to over 314 million tons in 2021-22. India become the largest producer of milk, pulses and jute. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसके अंदर है? मिल्क के अंदर पहला नंबर, पल्सेज के अंदर इंडिया का पहला नंबर और जूट के अंदर इंडिया का पहला नंबर। लेकिन राइस, व्हीट, कॉटन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी इंडिया का वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम भारत को खाने के लिए अनाज नहीं था और वहां पूरे, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो वहां भारत के पास में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा था 50 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन उसी प्रोडक्शन को उसी लैंड पे बढ़ा के 2021 में, अभी 2025 का भी डाटा बताऊंगा, 314 मिलियन टन कर दिया है। लेकिन अभी जो हमारा बड़ा है वो अराउंड 340 मिलियन टन के समथिंग अपना प्रोडक्शन प्रेजेंट टाइम का हो चुका है। लेकिन अभी ऑफिशियल डाटा इनका रिलीज नहीं किया है, मार्च में होना था बट ड्यू टू एनी रीजन अभी तक है वो रिलीज नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करें मेरे भाई 1950 की, तो अपने पास में टोटल 50 से 51 मिलियन टन ही अनाज था। लेकिन आज मैं बात करूं 2021 के बाद में, तो अपने पास में 314 मिलियन, ठीक है, 314 मिलियन टन अनाज भारत के पास में है। यू नो कि लगभग आपका 6 गुना, 6x की स्पीड से ये चीजें बढ़ रही, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, 6 गुना। समझ रहे हो? फिर मैं बात कर लेता हूं अगला आपका कि इंडिया यूज 50% ऑफ इट्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इट हैज 116 मिलियन हेक्टर फॉर दी ट्राइबल लैंड। यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्टार्टिंग में लगभग अपने पास में 50% ऐसी लैंड है, उपयोगी जमीन है जिसके ऊपर हम खेती करते हैं। एंड ऑल 15 ग्लोबल क्लाइमेट and 46 out of 60 soil type, this makes Indian agriculture highly diverse and resources rich. आप लोगों को बता देता हूं मैं इसमें थोड़ा कि अपनी जो इंडिया का एरिया है टोटल
वो कितना मेरे भाई, अगर पूछे इंडिया का टोटल एरिया कितना है, एरिया मेरे भाई है वो है 328, 328.8, या फिर काफी जगह आपको 9 मिलियन मिलेगा, क्योंकि वो 84 है तो काफी बार इसमें कंसीडर करते हैं, काफी जगह 87 मिलता है, ठीक है। तो आपको 329 ही याद रख लेना राउंड फिगर में कि अपने पास में जो एरिया है वो 329 मिलियन हेक्टर है, ठीक है। और ऐसे लिखे तो आपका 32,87,234 ये एरिया है। समझ गए मेरी भाई, मेरी बात को मेरे भाई, ठीक है। तो यही है कि 300 आपका 28 के समथिंग है, ठीक है। वो मैंने अभी बताया था कि लगभग यही बनता है आपका 300, वो आपका बनता है ना 28, ठीक है। उसके आगे आपका वो लगभग 7 के समथिंग 29 माना जाता है, ठीक है। तो 329 मिलियन हेक्टर मान सकते हो। ये क्वेश्चन कंफ्यूज बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना है, किस में पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मिलियन हेक्टर, ठीक है। हेक्टर क्या होता है, एक हेक्टर में एक बार आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, कितना स्क्वायर फीट होता है, 10,000 आपका वो होता है वर्ग मीटर होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये एक हेक्टर होता है, इसकी थोड़ी छोटी इकाई होती है, सबसे बड़ी यूनिट यही होती है हेक्टर, ठीक है। हेक्टर ये अपना लैंड मेजरमेंट का है। उसके बाद में अपना जो यूनिट आता है वो कौन सा आता है, एकड़, ACR, एकड़। उसके बाद में आता है अपना बीघा, उसके बाद में अपना आता है विश्वा, ऐसे करके ये छोटी छोटी यूनिटें चली जाती है, लेकिन बेसिकली ये अपना हेक्टर, उसके बाद में आपका एकड़, और उसके बाद में आपका ये बीघा, ये यूनिट बेसिकली फॉलो होती है। हेक्टर में मैंने आपको बता दिया लगभग आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है, इसमें लगभग आपको 4,037 वर्ग मीटर के समथिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बीघे में अलग अलग एक आपका कच्चा बीघा पक्का बीघा करके एरिया के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग होता रहता है, किसी में 1 हेक्टर के अंदर 5-6 बीघे के समथिंग भी होता है, किसी में बेसिकली इसमें 3.84 होना चाहिए, ठीक है। और किसी में लगभग 1.85 के समथिंग भी है। तो सब का अलग अलग लैंड मेजरमेंट है, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि 1 हेक्टर में अपना कितना वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग मीटर, ओके। नाउ अब मैं आगे बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडिया यूज 50% ऑफ इट्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इट हैज 160 मिलियन हेक्टर फॉर ट्राइबल लैंड, ऑल 15 ग्लोबल क्लाइमेट, मतलब जो अपने 15 वैश्विक जलवायु है उनके लिए भी अपनी जो लैंड है वो क्या है, क्रॉप को उगाने के लिए यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद में 60 में से 46, अगर वर्ल्ड की बात करूं तो 60 टाइप की सॉइल पाई जाती है, उनमें से आपकी 46 टाइप की सॉइल आपकी इंडियन सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं जिसमें भारतीय कृषि अत्यंत, मतलब ये क्या है आपका डाइवर्स एंड रिसोर्सेज रिच, बहुत ज्यादा डाइवर्स अपना एग्रीकल्चर है, और बहुत ज्यादा ये जो रिसोर्सेज है वो रिच है, संसाधन अपने पास में संपन्न है, इसके बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है। फिर बात कर लेता हूं, चैलेंज इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, अपने पास में इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो क्लाइमेट चेंज का है, ठीक है। अभी अपना क्लाइमेट चेंज का वो कुछ है, उसके बारे में एक नया लेक्चर दूंगा, बताऊंगा उसके बारे में पूरा, है ना। सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके बाद में आपका रेजिंग इनपुट कॉस्ट हो रहा है, लो आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, एंड आपका यील्ड 49% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया इज रेंटेड, मेकिंग प्रोन टू ड्रोट एंड स्ट्रेस। अब आप लोगों को पता है, मैं बता देता हूं कि भाई अपने पास में एक तो क्लाइमेट इतना चेंज होता है जिसकी वजह से अपना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में अपने पास में सॉइल का डिग्रेडेशन है, उनकी वजह से भी प्रोडक्शन अपने पास में एक चैलेंज बना है। बहुत सारे अपने पास में इनपुट्स की कमी भी है, सारी चीजें अपन नहीं लगा सकते हैं, प्रॉफिट अपने को बहुत कम मिलता है, उनकी वजह से भी पॉसिबल है, ठीक है। और यील्ड ये भी प्रॉब्लम आ रही है, 49% कल्टीवेटेड एरिया इज दी एंड मेकिंग प्रॉन ड्रॉट एंड स्ट्रेस, ये आपका क्या बोला है, ड्रॉट और स्ट्रेस की वजह से बोला है कि भारत की जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण, लागत में वृद्धि और लाभ की कमी, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। उत्पादकता में ठहराव जैसी एक क्या है, स्टॉप लग जाता है ना, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश का लगभग 49% एग्रीकल्चर है वो वर्षा पर निर्भर, मैंने अभी आपको बताया था। आपका 50% किस पे डिपेंडेड है, ये एग्जैक्ट डाटा बात करूं तो 49% पूरा बारिश पे डिपेंडेड है अभी भी, लेकिन बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ड्रॉट होगा, ठीक है। ड्रॉट प्रॉन की प्रॉब्लम आ रही है अपने पास में, तो यही है, सूखा और संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समझ गए बात को, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं
आपका फ्यूचर टारगेटिंग इंक्लूडिंग जो आपका है डबलिंग फार्मर्स इनकम, रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर यूज बाय 25%, वाटर यूज 20%, इसमें आपका बोल रहा है 25% फर्टिलाइजर का रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब कम करना। आपको पता है ना कि हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में इतना ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करना शुरू किया। एज यू नो कि पंजाब और हरियाणा स्टेट, पंजाब में 98% फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, और वहां किसानों की हालत ये हो गई है वो मरने पे आ गए, क्योंकि वहां सॉइल की फर्टिलिटी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए वहां की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे। तो अभी हमने जो फ्यूचर के टारगेट्स बनाए एग्रीकल्चर में, वो ये है कि अपने को 25% फर्टिलाइजर है वो कम करना है, एकदम बंद नहीं करना है। एकदम बंद किया तो भूखे मर जाएंगे। और उसके बाद में वाटर यूज 20% अपने को क्या करना है, वाटर यूज करना, मतलब जो इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे हैं उनके थ्रू। इंक्रीजिंग रेन्यूएबल एनर्जी यूज टू 50%, रेन्यूएबल एनर्जी है वो अपने को 50% यूज करना है। एंड रिस्टोरिंग 26 मिलियन हेक्टर डिग्रेडेड लैंड, मतलब जो 26 मिलियन हेक्टर जो अपनी लैंड है डिग्रेड हो रही है, उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है। ठीक है, और उसको किस में यूज लेना है, एग्रीकल्चर में यूज लेना है। ये अपना मेन टारगेट है। समझ गए मेरी बात को? अब अगला क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चर इंक्लूड डाइवर्सिफिकेशन, कनाइजेशन, इंटीग्रेशन, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एंड प्रमोटिंग यूथ एंड वुमेन पार्टिसिपेशन। आईसीआर एंड नार्से आर की इंस्टीट्यूशन लीडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों को मैं एक चीज यहां पे और क्लियर कर देता हूं। अपना जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना, अपने जो इंडियन एग्रीकल्चर का आईसीआर और जो नारिश का सिस्टम अभी बताऊंगा, NAREES ये क्या है बताऊंगा अभी, इतना ज्यादा मजबूत सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा मजबूती अपने पास में, सबसे ज्यादा अपने पास में, अगर इसमें काम करने वाले लोगों की बात करूं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट की बात करूं, तो नंबर 1 पे अपना इंडियन एग्रीकल्चर का सिस्टम। बता देता हूं थोड़ा, अभी देखो, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन 1929। NAREES, इतना नाम तो तुम जानते हैं। एन का मतलब क्या है, नेशनल, इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, और इसका मतलब क्या है, रिसर्च। इसका मतलब आपका क्या हो गया, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम। ठीक है, ये जो अपने पास में है ना, इनकी देन है कि अपना आज इंडियन एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर कैसे डेवलप है। समझ गए? पॉपुलेशन में हम नंबर फर्स्ट पे आते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में अपना पोजीशन 7 नंबर पे है, सबसे ज्यादा एज यू नो रूस का है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। यही यहाँ पे बोला गया है कि भविष्य की कृषि रणनीति में विविधता, यंत्रीकरण और एकीकरण, मूल्य संवर्धन, निर्यात उन्मुक्ता और युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। इस परिवर्तन में आईसीआर और आपका जो नार्से प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यही अपना मैन है, ऑथराइज्ड बॉडी यही है। ठीक है, और इनकी वजह से हम आज जो कुछ एग्रीकल्चर में कर रहे हैं वो सब इनकी वजह से कर रहे हैं। अभी मैं रिसर्च के बारे में जब आऊंगा ना, तब आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया के अंदर क्या पोजीशन चल रहा है रिसर्च का। उन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने पास में टोटल कितने यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, कितने रिसर्च सेंटर है, कितने डायरेक्टरेट सेंटर है, कितने हमारे पास में AIRCP है, कितने अपने पास में KVK है, जिनकी वजह से हम डे बाय डे, चाहे एक्सटेंशन का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे रिसर्च का फील्ड हो। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो अपना मेजरली आईसीआर है, इसके 3 पिलर होते हैं। कौन कौन से 3 पिलर होते हैं मेरे भाई? ये 3 पिलर है। पहला आपका है एजुकेशन का, ठीक है, दूसरा आपका है रिसर्च का,
एक्सटेंशन का। ये आप लोगों के 3 पिलर हैं, ठीक है। आईसीआर के 3 पिलर कौन से हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। एजुकेशन, जो आपको पता है क्या होता है, लर्निंग, चीजों को सिखाना। रिसर्च, कि वो चीज कैसे हो रही है, हुई तो कैसे हुई। और एक्सटेंशन मतलब जो चीजें हम कर रहे हैं लोगों तक कैसे उन चीजों को पहुंचाना है, कैसे उन चीजों का हम विस्तार कर रहे हैं। समझ गए? चलो आगे बात कर लेते हैं यूनिक वेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये मैंने जो आपको 4 स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे मेजरली कि हम इनके ऊपर पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक अपना कवर हो गया था, वो हुआ था इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का ये अपना बी पार्ट है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर अपना यूनिक है, कैसे कैसे वो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर है इंडिया का, उसके बारे में अपने को समझना है। ठीक है मेरे भाई, चलो करें कंटिन्यू। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले आप प्रॉब्लम पूछो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चीजें समझ में तो आ रही है ना? नहीं आ रही है तो बता देना, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा जितना हो सके अच्छे से आप लोगों को चीजें समझाऊं। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग बता देना, है ना। ऑल क्लियर, ओके ओके ओके, ऑल क्लियर सर, थैंक यू। तो चलें आगे या कल करना है? आगे चलें या फिर कल करोगे? मुझे लग रहा है मजा आ रहा होगा, ठीक है। बताओ जैसा तुम लोग बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 घंटे बोलोगे तो भी मैं तो ले लूंगा। चलो 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 आगे चलते हैं। आए लो भाई, चलो भाई, है ना, ये आगे चलते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर extremely diverse, shaped by agro ecosystem varying in climate, soil, vegetation and geography. India is one of the world's earliest region where settled agriculture began 11,000 year ago. ये सब जानते हैं कि भाई भारत कृषि अत्यंत विविध है। मैंने अभी आपको बताया क्यों डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अपने पास में अलग अलग, आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट है। राजस्थान की क्लाइमेट अलग है, हिमाचल जम्मू की क्लाइमेट अलग है, साउथ की क्लाइमेट अलग है, ठीक है, उधर इम्फाल साइड की क्लाइमेट अलग है। इंडिया के अंदर हर प्रकार की, आपको अभी बताया था 15 ग्लोबल क्लाइमेट का, उसके अंदर, ठीक है, कि हर जगह का अपना क्लाइमेट इंडिया के अंदर अलग है। इंडिया में 60 टाइप की वर्ल्ड में सॉइल है, उनमें से कितनी टाइप की सॉइल है? 44 टाइप। बताया ना अभी कि इंडिया डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ अलग अलग आपको सॉइल मिलेगी, अलग अलग क्लाइमेट मिलेगी, अलग अलग आपको वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है, और उसके अलावा आपको अलग अलग एग्रो इकोसिस्टम भी मिलेगा, ठीक है, अलग अलग पूरी जियोग्राफी अलग है। तो जियोग्राफी अलग है तो सारी चीजें ऑब्वियसली अलग होगी। और इसका अलग अलग का क्या मतलब है कि डाइवर्स एग्रीकल्चर है इंडिया का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट में। अगर यहाँ पे नीचे टेस्ट दूंगा तो ये ऐसे ऑप्शन देता हूँ नीचे, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दूंगा कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में दे सकता हूं, या फिर आपको कैसे ही पूछ सकता हूं कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो डाइवर्स है या फिर नॉट डाइवर्स है, ऐसे लिख के स्टेटमेंट आते हैं आजकल जीआरएफ के पेपर में, ठीक है ना। बहुत तगड़े लेवल का पेपर आता है जहां एक एक वर्ड पे सिर्फ एक गलती नहीं, 5 नंबर नहीं, वो हजारों की रैंक पीछे करवाता है। समझे मेरी बात को? चलो, तो यही समझना था कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे है, कैसे अपनी एग्रीकल्चर यूनिक है। तो पहली यूनिकनेस आपको पता चल गई कि अपनी एग्रीकल्चर है वो पूरा पूरा डाइवर्स है, अलग है सारी चीजों से मिलकर, और हर चीज अपनी इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर प्रेजेंट है। यू नो, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इज वन ऑफ द 8 ग्लोबल सेंटर्स। आपको पता है विविलो एक साइंटिस्ट थे, विविलो के अकॉर्डिंग, विविलो का नाम सुना होगा, ठीक है, उन्होंने 8 सेंटर बताए थे जहां से क्रॉप का ओरिजिन हुआ था। उनके अंदर मैं बेसिकली आपको नाम बताऊं तो इंडिया, चाइना, ठीक है, उसके बाद में आपका सेंट्रल एशियाटिक, ठीक है, उसके बाद में आपने ये मेडलियन रीजन देखा होगा, ठीक है, उसके बाद में आपका नियर ये यूरोप देख लो, यूरोप था उसमें आप, उसके बाद में आपने सेंट्रल अमेरिका का नाम सुना होगा, उसके बाद में आपने साउथ अमेरिका, ठीक है। ये बेसिकली जो अपने 8 रीजन थे ना विविलो के अकॉर्डिंग,
उनमें एक नाम अपने इंडियन एग्रीकल्चर का भी था। वो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ चला गया भाई? एक मिनट है ना। स्लाइड गुम हो गई। तो ये इन्होंने बताया था वीवी लोर जी ने कि अपने पास में जो अपना क्रॉप का ओरिजिन हुआ था, ये आगे आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। इनके लिए 8 सेंटर थे, उनमें से मैंने आपको नाम बताया, एक आपका इंडिया भी था, ठीक है। इतने ज्यादा वर्ल्ड के अंदर बात करूं तो 8 ग्लोबल सेंटर्स ऑफ ओरिजिन फॉर क्रॉप प्लांट्स, इंडिया इज वन ऑफ 8 ग्लोबल, ठीक है। इट हैज गिवन रेज 166 कल्टीवेटेड क्रॉप। अपने इंडिया के अंदर लगभग कितनी क्रॉप ग्रो होती है मेरे भाई? 166 एंड 320 वाइल्ड रिलेटिव्स। मतलब क्या है? ये आपका वाइल्ड रिलेटिव्स कितनी है? संबंधित स्पीशीज 320 है। वन स्पीशीज ऑफ राइस, मतलब क्या है? ओराइजा सटाइवा, जो राइस का साइंटिफिक नाम है, उसकी 2 स्पीशीज थी, एक ओराइजा सटाइवा और एक ओराइजा ग्लेबरिमा। ग्लेबरिमा बेसिकली अपने इंडिया के अंदर नहीं उगाई जाती है, उगाई जाती है तो भी ये अपना कोई पॉपुलर नहीं है, ठीक है। ओराइजा सटाइवा की बात करूं तो एक स्पीशीज के अंदर लगभग हमने कितनी वेराइटीज डेवलप एज ओवर अराउंड 50,000 वेराइटीज एंड मैंगो हैज ओवर 1,000। ये अपने पास में एक यूनिकनेस है कि भारत की उत्पत्ति, ये क्या बोल रहा, भारत फसलों की उत्पत्ति में 8 वैश्विक केंद्रों में से एक है, ठीक है। यहां से 166 फसली प्रजातियां और 320 वन्य रिश्तेदारी, यहाँ रिश्तेदारी का मतलब वो रिलेटिव, ठीक है, संबंधित फसलें या रिश्तेदारी फसल कह सकते हैं, इसको आप संबंधित भी बोल सकते हैं, ठीक है। फसलें उत्पन्न हुई है। चावल की एक प्रजाति की, ये क्या बोल रहा है, 50,000 से, 50 ही है ना, 500, हाँ ठीक है, 50,000 से अधिक किस्में और आम की लगभग 1,000 से अधिक किस्में पाई जाती है। समझ गए? चलो, उसके बाद में इंडिया ऑल्सो हैज द वर्ल्ड रिचेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइव स्टॉक, ऑल 8 ब्रीड ऑफ बफेलो। ये सबसे बड़ी अपने पास में अचीवमेंट है कि इंडिया ऑल्सो हैज द वर्ल्ड रिचेस्ट डाइवर्सिटी, मतलब भारत में विश्व में सबसे समृद्ध पशुधन विविधता है, ठीक है। और बताऊं आपको मैं, आपके 8 बफेलो ब्रीड का नाम, जिसमें आपका मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी, नीली रावी, महसाना, और उसके बाद कितनी हो गई भाई? 3 हो गई, 4 5, उसके बाद में आपका सूरती, टोडा और नागपुरी। ये जो 8 की 8 ब्रीड है ना, पॉपुलर ब्रीड बफेलो की, ठीक है, ये सारी की सारी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। सबसे बड़ी अचीवमेंट अपने पास में ये है, ये अपनी एग्रीकल्चर के डाइवर्सिफिकेशन का यूनिकनेस है। समझे बात को? ऑल 8 ब्रीड ऑफ बफेलो आर फाउंड हियर। कल्चरल, रिलीजन एंड आपका प्रैक्टिकल नीड हैव सेव्ड द बायोलॉजिकल एंड क्रॉप डाइवर्सिटी। आफ्टर दैट इंडिया हैज 4 ऑफ द 34 ग्लोबल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब 4 का कोई नाम बताएगा इंडिया के? 1 मिनट, तब तक आप नाम बताओ। ये जो 4 इंडिया के हॉटस्पॉट है, इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, नाम बताओ फटाफट, नाम बताओ भाई फटाफट, 1 मिनट है। बोलो बेटा बोलो, कुछ तो बोलोगे तुम भी, ये सारी चीजें मैं ही बताऊं। वेस्टर्न घाट, बस ठीक है, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट, और आगे बोलो, हिमालयन, और बोलो, अरे बोलो भाई बोलो यार, हाँ यही है, यही है मेरे भाई, डरना नहीं है, गलत वलत जो आता है वो बोलो, ठीक है। हिमालयन, बहुत बढ़िया, ये मैंने बता दिया, वेस्टर्न घाट,
और बोलो इंडो बर्मा, ठीक है, हो गया बस, ठीक है। तो यही था कि वेस्टर्न घाट है, हिमालयन है, इंडो बर्मा है और सुंडालैंड है, पता है ना। श्रीलंका, मतलब उस साइड की रीजन का बताता था क्या? क्या विश्वास? हाँ, ठीक है, चलो। क्योंकि बायोलॉजी मेरे से तुम बहुत अच्छा जानते हो, मेडिकल का पढ़ के आए हो यार, नीट की तैयारी करके आए हो, कम से कम ये इंडिया के 4 हॉटस्पॉट का तो पता होना चाहिए ना। मेरे को भी पता है, मैंने कितने साल पहले तैयारी की थी। चलो आगे चलते हैं ना। उसके बाद में 15 जो आपके ये क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड इको रीजन, इसका क्या मतलब होता है भाई WWF का? इको रीजन to India cover only 2.4% of world's land. It's hold about 8% all recorded species. यही अपने पास में एक यूनिकनेस है। उसके बाद में मतलब क्या है कि भारत में विश्व 34 हॉटस्पॉट है, उनमें से 4 ठीक है अपने पास में, और WWF की 15 पारिस्थितिक क्षेत्र है, मतलब 15 आपका इकोलॉजिकल। उसके बाद में विश्व की भूमि का लगभग 2% से, आपको पता है ना, इंडिया वर्ल्ड का जितना टोटल एरिया है उनके पास में 2.4% अपने पास में एरिया है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो बावजूद भारत में लगभग 8% ज्ञात प्रजातियां पाई जाती है। इतना होने के बाद भी जितनी जो हमने आज तक की स्पेसीज डेवलप की है उनमें 8% स्पेसीज किन में पाई जाती है बेटा? इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो इंडिया कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करता हूं वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में। तो आपका ये इंडो गैंगेटिक प्लांट्स है, IGP, ठीक है, दी पेरिनियल रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर चार्ज, बट इट्स प्लेटिंग और पेनिनसुलर इंडिया हैज द सीजनल रेनफॉल एंड हार्ड रॉक ट्रेंड लिमिटिंग वाटर अवेलेबिलिटी। भारत की जल की उपलब्धता की क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, और इंडो गैंगेटिक मैदान की स्थायी नदियां और भूजल पुनर्भरण, लेकिन उसका स्तर घट रहा है। और प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा मौसमी और चट्टानी भूभाग होने में जल सीमित होता, थोड़ा ये कह सकते हैं कि भाई भारत में जल की उपलब्धता, वैसे तो देखिए ना वाटर अवेलेबिलिटी, आपको मैं अगर बताऊं ना ओवरऑल रेनफॉल तो वर्ल्ड से भी इंडिया का ज्यादा है, ठीक है। हमारा 1194 सेंटीमीटर मिलीमीटर है, ठीक है, रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल कितना है? 1194 मिलीमीटर, यानी कि 120 सेंटीमीटर के समथिंग, ठीक है। और वर्ल्ड का कितना है? 100 सेंटीमीटर, यानी कि आपका लगभग 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये चीज है, उपलब्धता क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है, अलग अलग है, लेकिन है तो ओवरऑल तो अपने पास में ज्यादा है। हाँ, राजस्थान की मैं बात करूं तो उसका लगभग 57 मतलब 57 सेंटीमीटर ही है, 570 के समथिंग मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। इंडो गैंगेटिक मैदान जो आपका IGP में स्थायी नदियों और भूजल के पुनर्भरण है, लेकिन उसका स्तर घट रहा है, ये तो है यार। और प्रायद्वीपीय भारत क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा मौसमी है और चट्टानी भूभाग होने से जल एक अपना क्या हो गया है, थोड़ा सीमित हो गया है, ठीक है। उस कोई छोड़ो, कोई बात नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। IGP में क्या पढ़ना है? जो अपने पास में फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है उनमें क्या प्रोडक्टिव ब्लैक सॉइल in Deccan. However, many regions have low fertility and organic carbon content is mostly below 0.5%. आपको पता है ना, इंडिया की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो हर एक रीजन के अंदर बहुत ज्यादा भिन्न भिन्न है, और मोस्ट ऑफ द इंडिया के ऐसे रीजन है जहां की सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और मैं बात करूं कार्बन कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की, ये जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट आप सॉइल साइंस की लेबोरेटरी में जब इसका टेस्ट करने के लिए जाओगे तो बेसिकली आपको एक सॉइल लेनी होती है, और उनमें जैसे आप कार्बन टेस्ट करोगे, अगर उसमें 1.20 से कम आया तो उस सॉइल के अंदर क्या है, आपकी ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। और अगर 2.8 से ज्यादा जाएगा तो उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी बेसिकली ये पाई जाती है उसकी ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है उसका अमाउंट होता है सॉइल में नॉर्मली 1.5 से 2% होना कंपलसरी है, तभी वो एकदम उचित माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, लेकिन 1.20 से बहुत कम माना जाता है, अगर उससे कम होता है तो अब सोच लो 0.5 से भी कम है तो उसके अंदर क्या है, ऑलरेडी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा लो है, और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट लो होने की वजह से अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम है, और सॉइल की फर्टिलिटी कम होने की वजह से अपनी जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की वो ऑलरेडी कम होगी, यू नो। चलो नाउ
आगे बात कर लेते हैं, अराउंड 60 क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडियन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, ठीक है। एंड द नंबर इज हायर इफ लोकल क्रॉप्स आर इंक्लूड, भारत में वैसे देखें तो लगभग 60 क्रॉप्स उगाई जाती है, और लोकल क्रॉप्स की साथ में संख्या जोड़े तो वो और भी बहुत ज्यादा हो जाती है। बेसिकली यहाँ खरीफ के अंदर अपने राइस उगाया जाता है, रबी के अंदर व्हीट उगाया जाता है, ठीक है। और देखो तो आप सीरियल्स क्रॉप में मेज और मिलेट्स उगाया जाता है, लेकिन पल्सेस के अंदर आपका बेसिकली चिकपी है, वो आपका वाइटल रोल अदा करता है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। चलो, ऑलसीड लाइक सोयाबीन, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट आर एसेंशियल फॉर edible oil. Industrial crop include sugarcane, cotton, jute, tobacco, tea, vegetable and fruits like tomato, potato, banana, mango are also widely grown. Okay, ऑलसीड में बेसिकली कौन कौन सी अपने पास में, सोयाबीन है, आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ा हुआ है इनको, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, आर एसेंशियल और एडिबल ऑयल, और इंडस्ट्रियल क्रॉप इंक्लूड सुगर कैन, कॉटन, जूट, टोबैको, टी, वेजिटेबल्स के अंदर आपका फ्रूट्स लाइक टोमेटो, पोटेटो, बनाना, मैंगो आर ऑल्सो वाइडली ग्रोवन, ठीक है। तो यही चीज है। और उसके बाद में ये देख लो, हिंदी में भी इतना, इसको तब क्या ही समझो, हिंदी में आपको पता कौन कौन सी क्रॉप उग रही है अपने वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, ठीक है। इंडिया इज नोन ग्लोबली फॉर स्पीसीज लाइक चिली, टर्मरिक, जिंजर which have cultural and export significance. These have a long historical use in fashions and medicine. इन चीजों का एक्सपोर्ट भी करते हैं, आपका क्या करते हैं, फैशन मेडिकल के अंदर भी, मेडिकल साइंस एंड मेडिसिन के अंदर भी यूज देते हैं, ठीक है। तो यही है कि भारत में मिर्ची, हल्दी और अदरक जैसे मसालों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त है। ये आपके मसाले सांस्कृतिक और उसके बाद में व्यवसायिक और औषधीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, ठीक है। Animal husbandry is the integral to Indian agriculture. India has 536 million livestock with a 36% cattle, 20% buffalo. Milk production reached 210 million ton 2021-22. Most contributed by small and marginal farmer. अब यहाँ चीज एक समझना, ये जो बोल रहा है 2021-22 का अपने पास में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कहां गया, 210 मिलियन टन है। कितना है, 210 मिलियन टन है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं 2024 का जो डाटा था उनमें 222 मिलियन टन है, ये चीज याद रखना, 222 मिलियन टन, ठीक है। अब देखो, ये अपने हैं बीएचयू के, हमारे तो वो ही मान सकते हो, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी और साथ में अपने दादाजी, ठीक है, गांधी जी। ये एक एनडीआरआई की बात है जो अपनी मतलब महात्मा गांधी जी और पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी एट एनडीआरआई बेंगलुरु, ये आपको पता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के अंदर खड़े हैं, और उनको एक वो ब्रीड डेवलप की थी, उनके बारे में बात हो रही है ना। चलो, पशुपालन भारतीय कृषि का अभिन्न हिस्सा है और भारत में कुल पशुधन 536 मिलियन, 536 मिलियन है, जिसमें से 36% काउ, 20% बफेलो और 2021-2 में 210 और 2024 के अंदर 222, ठीक है। अधिकांश योगदान छोटे और सीमांत किसानों का है। चलो, आईसीआर हैज आइडेंटिफाइड रजिस्टर्ड 197 ब्रीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 50 कैटल, 17 बफेलो, 34 गोट्स, 44 sheep, 9 camel, 7 horse, 19 chicken and 3 dog breeds। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 स्टार लगा लेना कि आईसीआर ने अपनी जो आइडेंटिफिकेशन और रजिस्टर्ड ब्रीड्स थी 197 है, उनमें से ये डाटा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। 50 कैटल्स का है, 17 बफेलो का है, आई थिंक ये अभी 54 हो गया है, ठीक है, एक बार मेरे को वापस रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में बफेलो का ये जो था वो आई थिंक 19 हो गया है, 34 गोट, 44 शीप और 9 कैमल, यही है अभी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप भी रीचेक करते रहना डाटा, तो आप भी गूगल कर लेते हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, डाटा चेंज होते रहते हैं, ये मत बोलना सर आपने ये बताया या नहीं, डाटा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि 2021 में कोई ब्रीड निकाली वापस डेवलप भी नहीं की, होता रहता है यार, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं आपका फिशिंग प्रैक्टिसेस अलोंग इंडिया पोर्ट्स, उसके बाद में आपका वेरियस एंड रिवर्स, मैराइन फिशरीज जो प्रोड्यूस 3.8 मिलियन टन,
आइलैंड 1.3 मिलियन टन, एक्वाकल्चर फिश और आपका श्रिम्प नाउ कंट्रीब्यूटेड ओवर 9 मिलियन टन। मतलब भारत का जो समुद्री तट और जितने भी जो जलाशय वगैरह जहाँ पे पानी वगैरह है, ठीक है, वहां मछली पालन किया जाता है और समुद्री जो मछलियों का उत्पादन है, ठीक है, मैराइन फिशरीज का जो प्रोडक्शन है अपने पास में 3.8 मिलियन टन है। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ आपके जो एक्वाकल्चर के बेस पे है, ठीक है, अंतर्देशीय उत्पादन 1.3 मिलियन टन है। और मछली और झींगा का कृत्रिम जल कृषि ये बोल रहा है वो आपका कितना है, इसका एक्वाकल्चर फिश और श्रिम्प का 9। और इसका बोला था कि ये आपका हो रहा है इनलैंड के अंदर, ये इनलैंड का 1.3 है, ठीक है, अंतर्देशीय वो इनलैंड का 1.3 मिलियन है। और ये जो एक्वाकल्चर का है ना फिश और श्रिम्प का, वो आपका झींगा और कृत्रिम जल का 9 मिलियन टन से अधिक उत्पादन हो रहा है। ये फिश प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। अब ये आप लोगों ने सोचा होगा कि सर ये फिश भी पढ़ रहे हैं, लाइफ स्टॉक भी पढ़ रहे हैं, क्रॉप्स भी पढ़ रहे हैं, आपने हॉर्टिकल्चर के बारे में भी बताया है। तो मैंने आपको एक चीज इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताई थी कि मेरे भाई ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से फार्मर की जीविका चल रही है, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर चल रहा है, उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने 4 पॉइंट बताए थे, 4 में से अपने 2 कवर हो गए। एक में आपका था इंट्रोडक्शन और दूसरा आपका था यूनिकनेस। अब तीसरा आता है आपका सी पॉइंट्स, वो एग्रीकल्चरल रिसर्च इन इंडिया। आगे चलें या फिर नेक्स्ट क्लास में? आगे चले भाई, समझ गए ना? बोलो भाई बोलो। क्या हुआ लड़कों, नींद आ गई? समझ गए सर, चलें फिर आगे। हाँ चलो सर आगे चलो। अब हम बात करते हैं अपने रिसर्च के बारे में कि अपने जो इंडियन एग्रीकल्चर का रिसर्च स्टेटस है वो क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द ओल्डेस्ट सेक्टर इन इंडिया टू हैव रिसर्च एज ए आपका क्या है फंक्शनल एलिमेंट्स। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एग्जिस्ट इन एंशिएंट एंड आपका मिडियल इंडियन हिस्ट्री। क्या है कि भाई अपना जो एक एग्रीकल्चर का रिसर्च है, ठीक है, कृषि अनुसंधान है, भारत का कृषि अनुसंधान है, ये एक मूलभूत यानी कि फंक्शनल एक हिस्सा रहा है, ठीक है, जिसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत इतिहासों के कृषि अनुसंधान के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कुछ समझे मेरी बात को, समझे हम जो भाई रिसर्च कर रहे हैं ये सिर्फ अभी मॉडर्न टाइम का नहीं है, इसमें जो आपका पुराने टाइम का था, एंशिएंट टाइम का, उसके बाद में आपका मिडवेल था, यानी कि ये जो पुराण काल के, इनमें भी कुछ ना कुछ अपने को पुराण मिले हैं, कुछ मतलब तत्व अपने को, कुछ एलिमेंट्स यहां से भी मिले हैं कि इन चीजों के बारे में हम सोच रहे हैं। मेरी बात को समझना कि हमने सबसे पहले भाई बार्ले का स्टार्ट किया था, तब इन्होंने किसी ने रिसर्च नहीं किया था ना, धीरे धीरे रिसर्च करके इन चीजों के बारे में सोचने लगे क्या क्या इनमें होता है और साइंटिफिक वे में कल्टीवेशन शुरू किया। तो अपने को पुराने टाइम से कुछ तो सोर्स मिले तभी तो हम आगे जा रहे हैं। तो यही चीज बोल रहा है कि इसमें जो पुराना और जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उनमें भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। चलो, systematic agriculture research began with the established of Imperial Council of Agriculture Research in 1929। ये जो आईसीआर का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बिगिन विद द एस्टेब्लिशमेंट। ये पहले मैंने क्यों नहीं बताया आपको आईसीआर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ऑफ द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, आईसीएआर है, ठीक है। क्वेश्चन उठना चाहिए यहां से, कुछ मैं गलत पढ़ रहा हूं।
Imperial Council of Agricultural Research 1929 at Delhi, which was later renamed was Indian Council of Agricultural Research। कब हुआ था? 1946 में पेश कर दिया था और 1947 में लागू कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही भारत आजाद हुआ इसका नाम है वो चेंज कर दिया था। ठीक है, अब ये जो इंडियन एग्रीकल्चर आईसीएआर की अपनी स्थापना हुई थी, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कौन से कमीशन के तहत हुआ था? रॉयल कमीशन के तहत हुआ था। वो कब आया था भाई मेरे? 1929। ठीक है, नाम था लॉर्ड लिंगोलार्ड करके एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये कमीशन लाया। ये सॉरी 1926 में आया था, 1926 में आया था। और उसके बाद में 19 ये हालांकि इसमें बात तो 1880 के समथिंग भी हुई थी, लेकिन आईसीआर के बारे में इन्होंने रॉयल कमीशन 1926 में आया था और 1929 में आईसीआर एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका डेट था 16 जुलाई 1929 को अपने भारत में जो आईसीआर सिस्टम है वो एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद में व्यवस्थित कृषि अनुसंधान की शुरुआत 1929 दिल्ली में यही था। इसका पहले नाम था वो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च था, रिसर्च। उसके बाद में हमारा नाम है ये चेंज करके अलग कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो अब हम नाम बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन गलत करवाने के लिए सीधा सीधा ऑप्शन दिया जाता, पढ़ना इंडियन काउंसिल ऑफ, एक ऑप्शन में इतना पूरा ही लिखा होगा, यहाँ सिर्फ इतना ही लिखा होगा PURE और ये AL है, ये बहुत गड़बड़ कर देता है। इसका और इसका मीनिंग कोई बताएगा? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में फर्क क्या होता है? ये कॉलेज में सबसे एक यूनिकनेस मानी जाती है, जहां प्रोफेसर सबसे बड़ी गलती मानते हैं इस चीज को। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है? ये तो एक तो एग्रीकल्चरल है और एक आपका एग्रीकल्चर है, क्या अलग है इन दोनों में? कोई बताएगा? एनीवन हैव आइडिया? बोलो भाई बोलो, साथ साथ में आंसर दो। नहीं आइडिया तो लिख दो नो सर, ताकि टाइम खराब ना करो, मैं तो आगे चलूं, है ना? बताओ। देखो, एग्रीकल्चर का मतलब होता है पर्टिकुलर आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर। एग्रीकल्चरल का मतलब क्या होता है? सारी चीजें अलाइड कोर्सेज एग्रीकल्चर, जैसे आपने बायोटेक पढ़ा होगा, फॉरेस्ट्री पढ़ा होगा, हॉर्टिकल्चर पढ़ा होगा, हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीआर के अंडर में सारे आते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, आपने किसी यूनिवर्सिटी का नाम देखा होगा, उसके नाम लिखा होगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा होगा? क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ में और भी कोर्सेज चलते हैं। अब हमारा जो बीएचयू का नाम है, ठीक है, आईएएस बीएचयू, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, क्योंकि उसके साथ में वेटनरी भी चलता है। सिर्फ एग्रीकल्चर होता तो सिर्फ एग्रीकल्चर होता, लेकिन उसके अलाइड कोर्सेज अगर उसके अंदर साथ में चलते हैं तो वो एग्रीकल्चरल होता है। और सिर्फ एग्रीकल्चर का वो बात होता है तो वहां सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा जाता है। इज इट क्लियर? ओके। ICR is the apex body coordinating, guiding and managing research and education in agriculture, including animal science and fishery, under the Department of Agricultural Research and Education, डारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डारे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, ओके। तो ये आईसीआर अपना बताया कि किस किस के अंडर में क्या काम करता है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर जो आपका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एक्ट 1860 का बेस पे रॉयल कमीशन कब आया था? 1926 में रॉयल कमीशन आया था। लॉर्ड लिंगोनॉर्थ करके साइंटिस्ट का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने एस्टेब्लिश करवाया था रॉयल कमीशन में। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया, स्थापना कब हुई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च में अपनी जो पोजीशन है, करंटली आईसीआर ऑपरेट 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट, 70 फॉर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, 7 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, एंड ये जो है इसकी संख्या अब हो चुकी है 740 प्लस। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र
केवीके, इसको फार्मर्स स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर 740 प्लस केवीके प्रेजेंट टाइम में है। फर्स्ट केवीके कृषि विज्ञान केंद्र ही होता है इंग्लिश में नाम। यहाँ एक बार किसी ने पूछा था कि केवीके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कृषि को बना दिया एग्रीकल्चर, विज्ञान को बना दिया साइंस, केंद्र को बना दिया सेंटर, कि एग्रीकल्चर साइंस सेंटर। नहीं, ये गलती मत करना। ठीक है, केवीके की फुल फॉर्म कृषि विज्ञान केंद्र ही होता है। केवीके फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1974 मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता कमेटी थी, उनके द्वारा 1974 में पहला था, वो था आपका पौंडुचेरी में, जो आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में था। ये चीज याद रख लेना है ना। ये स्थिति पता चल गई कितनी है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, तो आईसीआर लीड वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, यही नार से पहले बोला था, है ना, एजुकेशन सिस्टम। और अगर ये NAREES आ जाए तो क्या जोड़ना है, ये तो सेम ही है, यहां एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम। ठीक है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली नार्से में ऐसे का नेतृत्व करता है, मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म या आईसीआर का सबसे बड़ा सिस्टम ये माना जाता है नार्से को। ठीक है, उसके बाद में इंडिया वाज ऑन ऑफ द लार्जेस्ट पोल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनपावर विथ 30,000 प्लस साइंटिस्ट। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 30,000 प्लस साइंटिस्ट एंड ओवर 100,000 10,000 1,00,000 टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ वर्किंग अंडर नार्से। नारिश, मैं नार्से ही बोल रहा हूँ इसको, है ना, हमेशा पता नहीं मेरी वो जीभ उसके ऊपर ही चल रखी है। नरेश के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं, तो सोच सकते हो कितना बड़ा सिस्टम है जो पूरा पूरा एक्सटेंशन, एजुकेशन और रिसर्च को हैंडल करता है। भारत में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में 30,000 से अधिक वैज्ञानिक, 1,00,000 से अधिक तकनीकी और सहायक कर्मियों के साथ विश्व के सबसे बड़ी मानव संसाधन पूल में से एक है। आईसीआर कोलैबोरेट विद नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जो आपका नेबरिंग कंट्रीज फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पड़ोसी देश है, ठीक है, जो नेबर्स पड़ोसी है उनके साथ में अपना कंट्रीब्यूशन भी है, मतलब कोलैबोरेशन भी है। ठीक है, आईसीआर कृषि अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ पड़ोसी देशों का सहयोग भी करता है ना, कोलैबोरेशन भी करता है। ऐसा नहीं है अपना कर लिया काम, नहीं, दूसरे देशों का भी हमने कोलैबोरेशन साथ में किया है। ठीक है, उसके बाद में आईसीआर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आईसीआर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लिखा है ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। ठीक है, उसके आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर themselves have also made notable contributions to agricultural research in India। आईसीआर के अलावा निजी संस्थाएं और गैर जो आपके सरकारी, ठीक है, संगठन हैं, वो स्वयं किसान की भारत की कृषि अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। मतलब सिर्फ एक आईसीआर ही नहीं, उनके अलावा बहुत सारी प्राइवेट ऐसी कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे एनजीओज है जिन्होंने फार्मर्स को बहुत ज्यादा डेवलप करने में हेल्प की है। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं लैंडमार्क अचीवमेंट, ये डी ऑप्शन, डी अपना पार्ट है। सी तक हमने पढ़ लिया, रिसर्च हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, अपनी एग्रीकल्चर का यूनिकनेस पढ़ लिया। अब अपना आता है लैंडमार्क अचीवमेंट। तो लैंडमार्क अचीवमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लैंडमार्क अचीवमेंट बहुत बड़ा है। आई थिंक हो सकता है कि इसमें 2 क्लास भी लग जाए, बहुत बड़ा टॉपिक है। वी विल ट्राई कि जितना हो सके 1.5-2 घंटे में इसको निपटाएं। लैंडमार्क अचीवमेंट अपनी एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी है, जिसमें पूरी हिस्ट्री भी अपने को जाननी है। ठीक है, तो आज हमने जो चीजें पढ़ी है उनको एक बार थोड़ा आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो साथ साथ में आप लोग लिखते जाओ तो आराम से समझ में आ जाएगी। मेजर पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये चीजें लिखनी भी चाहिए, बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें आप लोगों के लिए होने वाली है। लेट्स होप कि ये जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई आप लोगों को समझ में अभी आई होगी।
है ना। चलो, और अब कोई किसी की क्वेरी है? इतने जो 3 पॉइंट्स पढ़ाए हैं क्लियर सर, क्लियर, ओके। यहाँ तक कोई डाउट्स प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ भाई। मजा आ रहा है ना क्लास में? हाँ सर, बढ़िया। मजा आएगा रे, आएगा। तुम बस, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए ना तो मैं तो सारी चीजें रटा देता हूँ, कोई ये है ही नहीं कोई बड़ी बात बच, है ना। और कोई क्वेरी है तो पूछो भाई। जैसे काफी समझदार समझदार बच्चे जुड़े हैं। काविंदर है, और कौन है, प्रियंका पटेल है, दिव्यांशी है, रूपशा है, ज्योति है, ठीक है, एक विश्वास है। चलो भाई लोगों, आप पहले दिन से क्लास अटेंड कर रहे हो, ये काफी अच्छी बात है, जितने भी जो बच्चे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और भी आगे आने वाली क्लासेस आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी। कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझे क्लास में भी बता दो, ताकि मैं अच्छे से समझा दूं। ठीक है, बोलते रहो, इंटरेक्शन रखो, बाकी ऐसे मुंह बंद करके अपने को नहीं बैठना, है ना। हाँ, बोल तो नहीं सकते बट कमेंट करते जाओ। बाकी मुझे पता है काफी लोग लिखने में बिजी रहते होंगे, काफी लिखने वाले लोग भी है तुम लोगों में से। चलो भाई, बढ़िया थी क्लास, बढ़िया, मजा आएगा। अरे बढ़िया ही होगी यार, अपनी क्लास में कोई कमी नहीं आएगी। हम कमी छोड़ देंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा भाई, है ना। पूरा उधेड़ेंगे एक एक चीज को। चलो मेरा भाई, आज बस इतना ही करेंगे क्लास, उसके बाद मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।